हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। तो जैसा कि दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और हम इस यूपीएसआई का स्पेशल बैच चला रहे हैं जीएस के लिए। स्पेशल जीएस के लिए हम यूपीएसआई का बैच चला रहे हैं। तो अब से पहले हमने कैबिनेट मिशन तक पढ़ लिया था कि भारत के संविधान के निर्माण में जो जो मिशन या जो जो भी अधिनियम आए थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो कल हमने जो क्लास ली थी यानी कि पिछली क्लास, उसमें पढ़ा था हमने कैबिनेट मिशन। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन। तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखो कैबिनेट मिशन के आगे की जितनी भी सारी चीजें थी वो हम इस क्लास में आज खत्म कर लेंगे। एक तो थी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों। दूसरा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है दोस्तों। तीसरा था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, मतलब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद संविधान सभा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा पर क्या इम्पैक्ट पड़े थे, उसको भी हम इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माउंटबेटन योजना, ये क्या है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, यही योजना है जिसके अनुसार जिसमें यह प्रावधान था कि भारत दो राष्ट्रों में विभक्त होगा, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। तो पहले देख लेते हैं माउंटबेटन योजना है क्या। माउंटबेटन योजना 1947। ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तो चल ही रहा था। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने बहिष्कार किया था। मतलब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। पहले क्या था कि 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग संविधान सभा के ये अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या था कि उसने जो उसके सांप्रदायिक आधार पर जो उसके देश के बंटवारे की बात थी वो पूरी नहीं हुई। तो उसने संवैधानिक सभा की जो सब भारत की संविधान सभा थी उसका बहिष्कार करा और देश में दंगे होने लगे। जैसे उसने 1946 में ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 को उसने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मतलब इसमें यह था कि उसने सांप्रदायिक या हिंसक एक उपद्रव मचाया था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक दूसरे को काट रहे थे लोग। ठीक, तो अब क्या हुआ कि उसी के आधार पर जिन्ना जी या मुस्लिम लीग बिल्कुल भी ये मान ही नहीं रही थी कि हम लोग एक ही राष्ट्र में रह सकते हैं। उनका बस एक ही उन्होंने रट लगा के रखी हुई थी कि हमारे लिए अलग राष्ट्र चाहिए, हमें पाकिस्तान नाम का दूसरा राष्ट्र चाहिए जिसका आधार सांप्रदायिकता हो। मतलब मुस्लिम भारत के जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा होना चाहिए। तो उसी को लेकर के माउंटबेटन योजना 1947 में आई थी। अब से पहले जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड वेवल, लेकिन सत्ता के हस्तांतरण, ये राष्ट्र के जो राष्ट्र का बंटवारा होगा उसका जो हस्तांतरण होगा वो, और जो ब्रिटेन भारत की सत्ता का जो हस्तांतरण करेगा उसके लिए नए वायसराय की नियुक्ति करी गई, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक हो। तो ये कब आए थे भारत में, मतलब वायसराय कब बनाए थे, ये बनाए थे 1947 में। ठीक है, तो ये ही लेके आए थे माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना थी जिसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, अब इसके हम मुख्य प्रावधान पढ़ लेते हैं। प्रावधान क्या थे, तो भारत माउंटबेटन योजना कब आई थी, माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का बंटवारा होगा, उसमें दो राष्ट्र बनेंगे, एक बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, उसका जो भारत का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है, उनको सम्मिलित करके एक पाकिस्तान नाम का अलग राष्ट्र बनाया जाएगा और भारत तो खैर भारत रहेगा ही। ठीक है, तो ये 3 जून 1947 में योजना आई थी भारत में।
ठीक है, माउंटबेटन जी इसे लेके आए थे। लेकिन अब क्या हुआ कि इसको पारित करने के या उसको स्वीकृत करने के लिए भी कांग्रेस और लीग की स्वीकृति जरूरी थी। ठीक है, तो 14 जून 1947 नई दिल्ली में कांग्रेस समिति की बैठक हुई। ठीक है, 14 जून 1947 को न्यू दिल्ली में कांग्रेस समिति की बैठक हुई। वो बैठक क्यों क्यों हुई थी? ताकि इस योजना के प्रावधानों को स्वीकार कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो भारत के बंटवारे का जो प्रस्ताव था उसको पारित करा गोविंद वल्लभ पंत ने। तो गोविंद वल्लभ पंत ने भारत के बंटवारे का जो प्रस्ताव था उसको पारित करा, और उसको स्वीकृति किसने प्रदान करी थी सबसे पहले? वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे कि संसद में कोई बिल आया, ठीक है, तो उसको बिल को कोई पेश करेगा कि नहीं? कोई भी कृषि से संबंधित बिल हो, चाहे वित्त से संबंधित कोई बिल हो, तो उसको कोई ना कोई तो पेश करेगा। तो जैसे यहाँ पे भारत के विभाजन का जो बिल था या जो पारित करा था वो किसने करा था? गोविंद वल्लभ पंत ने। और उसको स्वीकृति किसने प्रदान करी थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो यहाँ पे माउंटबेटन योजना में ये तय हो गया था ये कि भारत का विभाजन अब होगा ही। ठीक है, और जो प्रावधान था भारत के विभाजन का वो भी पारित हो गया था। ठीक है, मतलब उसको एक संवैधानिकता मिल गई थी। ठीक, ऑफिशियली वो पारित हो गया था। ठीक है, दूसरा क्या था? उसको सभी जितने भी वहाँ पे मौजूद दल थे, जैसे भारतीय कांग्रेस हो गई और मुस्लिम लीग हो गई या और भी छोटे छोटे दल थे, उन सभी ने उसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। ठीक है, भारत के विभाजन का जो प्रावधान आया था उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सर्वसम्मति से स्वीकार। ठीक है, तो इसमें यह प्रावधान था कि जो ये माउंटबेटन योजना आई थी उसको सभी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, माउंटबेटन योजना थी क्या कि हम जो भारतीय राष्ट्र है, ये जो राष्ट्र है उसको विभाजन करा जाएगा, उसका विभाजन करा जाएगा और दो राष्ट्रों में होगा, एक तो पाकिस्तान बनेगा, एक भारत बनेगा। ठीक है, तो सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। तो माउंटबेटन योजना किस लिए इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के विभाजन का जो स्वीकार करा था एक वैधानिक तरीके से, ऑफिशियली तरीके से, तो वो किसने करा था? माउंटबेटन योजना ने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। ठीक है, अब माउंटबेटन योजना तो पारित हो गई 14 जून 1947 को नई दिल्ली में कांग्रेस समिति के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसको वैधानिक रूप देने के लिए भी कोई मतलब अधिनियम आना चाहिए ना, तो उसको वैधानिक रूप देने के लिए ब्रिटेन में एक अधिनियम पारित करा गया जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो वो 1947 क्यों आया था? क्योंकि उसे माउंटबेटन योजना को मूर्त रूप देना था। अब चलो हमने मान लिया कि जैसे माउंटबेटन योजना आई थी उसमें भारत का विभाजन होना था, उन लोगों ने उसको योजना को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। तो अब ब्रिटेन को भी ये चाहिए था ना कि भाई हम भी एक अधिनियम अपनी तरफ से बनाए कि जिससे हमारी तरफ से भी उसे अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने बनाया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में कब आया था ये? तो ब्रिटिश संसद में आया था ये, मतलब प्रस्तुत कब करा गया था? पहले तो कोई बिल ही आएगा, बिल के बाद ही कोई एक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आया था 4 जून 1947 को प्रस्तुत करा गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जून 1947 को प्रस्तुत कराया गया। और ये 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को ये प्रस्तुत करा गया और 18 जुलाई 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया या इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, ये बिल का एक्ट बन गया कब? 18 जुलाई 1947 में। अब क्या इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें ये प्रावधान था कि जो संबंधित राष्ट्र है, राष्ट्र कौन है? भारत, उसको भी उसका विभाजन होगा, संबंधित राष्ट्र। ठीक है,
संबंधित राष्ट्र, तो संबंधित राष्ट्र कौन सा है? भारत, ठीक है। अब भारत का विभाजन होगा, देखो भारत का जैसे ये है हमारा प्यारा भारत। चलो एक बार मैं आपको सही से बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे विभाजन हुआ था। ये हमारा प्यारा भारत और कुछ इस तरीके से था। सपोज दैट इस तरीके से था। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ का पहले ये भी प्रांत हमारे पास थे, ठीक है। यहाँ पे ये पंजाब था और यहाँ पे ये बंगाल था। तो ये यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी बंगाल में, मतलब पूर्वी भारत में, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है। और यहाँ पे पश्चिम और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ये भी पहले भारत का हिस्सा था 1947 के पास। तो ये जो 2 हिस्से थे ये तो पाकिस्तान को मिलेंगे, और बाकी जो ये सारा हिस्सा है ये भारत के पास रहेगा, ठीक है। तो भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो हुआ था माउंटबेटन योजना, ठीक है। और उसको वैधानिकता प्रदान करी थी 1947 के भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, क्या क्या प्रावधान थे? देखो भारत और ये पाकिस्तान, ठीक है। भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल, वो कौन थे? वो थे माउंटबेटन, थे, ठीक है। और पीएम, ये प्रधानमंत्री, ये पीएम मान लो, ठीक है, वो तो नेहरू जी, ठीक है। वैसे ही पाकिस्तान में भी एक गवर्नर जनरल और एक पीएम थे। तो गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे जिन्ना जी। तो जिन्ना साहब वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने। और वहाँ के प्रथम मतलब पाकिस्तान के प्रथम पीएम कौन थे? वो थे लियाकत अली, ठीक है। तो पाकिस्तान का किस्सा यहाँ से हमसे बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि अब ना तो हमें जिन्ना के बारे में पढ़ना है ना पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो पढ़ा था बस वो ये था कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए पढ़ा था। यहाँ मतलब विभाजन के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, हमें उनकी हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, उनके संविधान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम अपने में देखते हैं भारत में क्या क्या प्रावधान हुआ था और भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो एक तो गवर्नर जनरल जो थे वो माउंटबेटन बने, पहले भारत के गवर्नर जनरल। या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन, ठीक है। पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें क्या क्या प्रावधान था? और इसमें ये प्रावधान था कि देखो मैं गवर्नर जनरल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पहले तो वायसराय बनने थे। 1858 के बाद जितने भी भारत के हेड आए थे उन सबको वायसराय कहते थे, ठीक है। तो 1947 के अधिनियम में ही ये प्रावधान था कि जो भारत का वायसराय होगा उसका पदनाम चेंज करके अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा वो। तो वायसराय से क्या हो जाएगा? वो गवर्नर जनरल। वायसराय से हो जाएगा गवर्नर जनरल। एक प्रावधान तो ये हो गया। दूसरा प्रावधान ये था कि जो भारत का राज्य सचिव था, ये भारत का सचिव जो पद था, भारत का सचिव, ठीक है, वो समाप्त हो जाएगा। भारत का जो सचिव नाम से एक पद था वो भी समाप्त हो गया। तीसरा क्या था? जो शाही उपाधि थी या ब्रिटिश सम्राट या जो वहाँ की महारानी थी उसको जो एक शाही उपाधि भारत की तरफ से मिलती थी कि भारत की सम्राट या भारत की सम्राज्ञी, ठीक है। तो वो जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट नाम से जो शाही उपाधि थी वो भी समाप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से शेयर और कर दो यार, ठीक है। तो ये तो मेन प्रावधान हो गए। दूसरी बात इसमें क्या थी, एक बात इसमें ये और था, 1947 का जो अधिनियम था उसने जो भारत में जितनी भी देशी रियासतें थी उन सबको भी स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। क्योंकि भारत उस टाइम तो जो आज हमारा रूप है, जो भारत का आज रूप है,
वो तो नहीं था ना, एक विखंडित भारत था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, और सरदार पटेल ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसको एकत्र करने का या अखंड भारत बनाने का, ठीक है। तो उसमें क्या था कि जितने भी देशी रियासतें थी, देशी रियासतें और जनजातीय क्षेत्र थे, ठीक है ना, जनजातीय क्षेत्र, उन सभी को आज़ाद कर दिया। और उनसे ये भी प्रावधान था कि अगर देशी रियासतें चाहें तो अपना अलग संविधान बना सकती हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, अगर वो चाहें तो भारत में शामिल हो सकती हैं, और अगर उनका मन करे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं, ठीक है। ऐसा ही था जनजातीय क्षेत्र में भी, उनका भी यही था कि अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, अगर चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, या उनका मन करे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तो ये 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें ये प्रावधान था, ठीक है। तो भारत का एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया भारत, क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी जो रियासतें थी उन्होंने भारत में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। वो तो जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह हुआ था, और हैदराबाद में आप सब जानते ही हो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई हुई थी, तब जाके वे भारत को मिला था, ठीक है। तो ये इसके मुख्य प्रावधान थे भारत शासन अधिनियम 1947 के, ठीक। और इसमें एक प्रावधान और था, एक प्रावधान क्या था, जैसे अभी तो संविधान का निर्माण हुआ नहीं था, सत्ता का हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को हो गया था, ठीक है। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये था, ये प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण का क्या मतलब है कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। और इसी दिन पाकिस्तान भी भारत से अलग हुआ था। तो ये था कि अभी संविधान का निर्माण तो हुआ नहीं था, तो उसका प्रशासन कैसा चलाया जाएगा, कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा तो उसका प्रशासन जो चलाया जाएगा वो चला जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है दोस्तों। तो शासन जो चलाया जाएगा जब तक भारत का संविधान निर्मित नहीं होता है या भारतीय संविधान का निर्माण नहीं होता है, जब तक भारत में शासन कैसे चलाया जाएगा, तो वो चलाया जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। ये बात हो गई भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जितने भी प्रावधान थे हमने उनको देख लिया। अब हम देख लेंगे कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, यह भारत शासन अधिनियम 1947 पारित हुआ, तो उसके बाद भारत की संविधान सभा थी उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो संविधान सभा पर प्रभाव, संविधान सभा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक। तो जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ उसके बाद तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो संविधान सभा थी वो पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई, पूर्ण रूप से संप्रभु। अब देखो संप्रभु का क्या मतलब है, संप्रभु का मतलब है कि हम अपने आंतरिक और अपने बाहरी जितने भी निर्णय लेंगे उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं है। ये जैसे पहले हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज था तो वो हम पे दबाव नहीं बना सकते कि आप इस तरीके से अपना शासन चलाओ, जैसा हमारा मन करेगा हम वैसा शासन चलाएंगे, और जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमारा शामिल होने का मन करेगा हम वहाँ शामिल होंगे, नहीं करेगा हम नहीं होंगे। तो मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों स्वतंत्रताएं हमारे पास है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है या वो किसी के कहने से बदल नहीं सकती। तो ये मतलब है संप्रभु का। ऐसी बात नहीं है कि पहले जो संविधान सभा थी वो किसी के दिशा निर्देश में काम कर रही थी, बस ये था कि पहले उसको एक टैग मिला हुआ था कि ये ब्रिटिश सरकार के अंडर में है, अब ये बिल्कुल स्वतंत्र हो गई है। दूसरी बात ये थी कि जैसे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, एक तो संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरा वो विधायिका का भी कार्य कर रही थी, क्योंकि संसद जो थी वो संविधान सभा ही थी। संविधान सभा का दूसरा नाम क्या था, भारतीय संसद, ठीक है। तो संसद का जो काम कर रही थी वो भी संविधान सभा काम कर रही थी। तो संविधान सभा दो कार्य कर रही थी। संविधान सभा कौन कौन से कार्य कर रही थी,
एक तो वो संविधान निर्माण करने का काम कार्य कर रही थी, संविधान का निर्माण। दूसरा कार्य कर रही थी वो विधायिका का। विधायिका का क्या मतलब है कि भारत में जो भी प्रशासन चलाने के लिए छोटे मोटे या कोई भी कानून पारित करने हो तो वो संविधान सभा कर सकती थी। ठीक है, तो दो तरीके के काम हो गए, एक तो उसका संविधान निर्माण का हो गया, दूसरा विधायिका का काम हो गया। तो भारत में जो प्रशासन चला था, मतलब पूर्ण रूप से जब लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950, और अंग्रेज चले गए थे 15 अगस्त 1947 को, तो 3-3.5 साल का जो गैप है वो उसमें प्रशासन किसने करा था? तो वो प्रशासन करा था संविधान सभा ने। ठीक है, तो वो विधायिका का काम करा उसने और संविधान का निर्माण का काम करा। अब उसमें जब संविधान का वो निर्माण के कार्य करते थे तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जब वो संविधान सभा का निर्माण करते थे तो उसका अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य करते थे, यह संविधान सभा एक संसद की तरह कार्य करती थी, तो उसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। ठीक, तो दो अध्यक्ष हो गए। दो अध्यक्ष का मतलब उनका कार्य भी अलग अलग था, एक का काम विधायिका था, एक दूसरा काम संविधान निर्माण था। ठीक, दो चीज हो गई। अब संविधान देखो, पाकिस्तान तो भारत से अलग हो गया, तो पहले संविधान सभा की कितनी सीटें थी? सारी सदस्य कितने थे? पहले सारे सदस्य थे 389। अब कुछ जो भारत का एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया, तो जो इसकी संविधान सभा का जो क्षेत्र था वो भी कम हो गया, वो कम हो गया तो उसका सदस्य भी कम होंगे। तो इसके कितने सदस्य रह गए? अब इसके सदस्य रह गए 299। ठीक है, यानी कि 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए और 299 भारत में आ गए, भारत में रह गए। तो वो कैसे कैसे रह गए? देखो, पहले क्या था, 296 जो सदस्य थे वो तो ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक, और 93 सदस्य जो थे वो थे देसी रियासत से, देसी रियासत। ठीक है, तो अब ये हम इनको टोटल करेंगे तो ये कितने बैठेंगे? 389। लेकिन अब क्या हुआ, 229 जो सदस्य थे, 229 सदस्य हो गए ब्रिटिश प्रांत के। ठीक है, और 70 सदस्य थे देसी रियासत के, देसी रियासत। तो ये टोटल अगर आप करोगे तो ये बैठेंगे 299, यानी कि 299। ठीक है, तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था। उसके बाद जो संविधान सभा पर जो उसका प्रभाव पड़ा था, तो ये प्रभाव था। इसके सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम के रिलेवेंट जो भी था या एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको समग्र रूप से पढ़ा दिया है। और इसी के साथ हमारा भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास समाप्त होता है। अगली क्लास में हम करेंगे कि जैसे अंतरिम सरकार थी, उसकी जो कैबिनेट थी उसमें कितने सदस्य थे, कितने लीग के थे और कितने कांग्रेस के थे या अन्य जो दल थे उनके भी सदस्य थे। और उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहला कैबिनेट था, उनके सदस्य कभी कभार मतलब एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो हम एक बार कोई भी ऐसे हम अपनी कमजोरी नहीं छोड़ेंगे कि हमारा एग्जाम बिल्कुल भी ये लगे कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अपनी तरफ से हम पूरा विद्यार्थी आईक्यू की टीम पूरा 100% देने का प्रयास करेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना 100% दो अगर अपने करियर के लिए आप मोटिवेट हो या अपना करियर बनाने चाहते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, वेलकम। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।